फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी इनकम टैक्स नोटिस जारी किए जाते हैं उसके संबंध में सीबीडीटी के द्वारा जो हमारे छोटे टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए एक इंस्ट्रक्शन जारी किया गया है, जिससे जो हमारे छोटे टैक्स पेयर हैं उनको काफ़ी फायदा होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस इशू करता है तो कई बार वो बियॉन्ड लिमिट जाकर के भी नोटिसेज इशू कर देता है, तो हमें उसकी रेमेडी के लिए ऊपर अप्लाई करना होता है, कोर्ट में जाना होता है। तो इसी तरह से हाई कोर्ट में बहुत सारी विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रदेशों के हाई कोर्ट्स में बहुत सारी जो है एप्लीकेशन गई थी जिसमें लोगों ने अपना केस फाइल किया था, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम लिमिट दी गई थी उसके बियॉन्ड जाकर के इनकम टैक्स अधिकारियों ने नोटिस जारी की थी, जिसका यहाँ पर कोई रेमेडी नहीं मिल पा रही थी, इसलिए कोर्ट में जाकर के उन्हें अपनी अपील फाइल करनी पड़ी। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि विभिन्न हाई कोर्ट्स में इससे संबंधित जजमेंट्स हो रहे हैं और बहुत ज्यादा एसएससी को परेशानी हो रही है। तो उन एसएससी की परेशानी को बचाने के लिए हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक आदेश जारी किया। जो आदेश जारी किया उसी के आधार पर जो सीबीडीटी है उसको अपने ऑफिसर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस जारी करने पड़े। तो आज हम लोग उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे कि कैसे हमें जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं उनको कैसे उससे फायदा होने वाला है, और जो इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं वो क्या हैं, और इंस्ट्रक्शन में जो आगे की कार्रवाई के लिए बताया गया है तो उसको कैसे फॉलो अप करना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अंत तक देखिएगा, जिससे आपको उसके संबंध में पूरी जानकारी हो पाए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन नंबर 01/2022 ये सीबीडीटी के द्वारा इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं अपने अधिकारियों को। क्या बोला इसमें इन्होंने? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डेटेड 4/5/2022, यानी 4 मई 2022 को जो सुप्रीम कोर्ट ने केस डिसाइड किया, जजमेंट किया है, जो कि है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आशीष अग्रवाल। इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग, अब हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। उससे पहले देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन क्या है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाइड इट्स जजमेंट डेटेड 4/5/2022, इसमें इन्होंने क्या कहा है? जो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज आशीष अग्रवाल हैज एडजुडिकेटेड ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द इश्यू ऑफ रीअसेसमेंट नोटिसेस। किसके बारे में बात की इन्होंने? रीअसेसमेंट नोटिसेस के बारे में बात की है कि जो रीअसेसमेंट की नोटिसें जारी की गई हैं issued by the assessing officer during the period beginning on 1st April 2022 and ending with 30th June 2021। 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 30 जून 2021 के बीच में जो नोटिस जारी की गई हैं उसके संबंध में है। क्या है? These extended reassessment notices were issued by the assessing officer under the provision of section 148। ये सेक्शन 148 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। Following the procedure prescribed under various sections pertaining to reassessment, namely section, तो किस किस सेक्शन के अंतर्गत है? ये सेक्शन है आपके 147 to 151 तक के। और ये झगड़ा उत्पन्न क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ as they existed prior to the amendment by Finance Act 2021। जो 2021 में फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट आया उसकी वजह से हुआ, क्योंकि जो फाइनेंस एक्ट 2021 है उससे पहले के लॉ को हम यहाँ पर ओल्ड लॉ बोलेंगे, और जो 1 अप्रैल 2021 से लेकर के स्टार्ट हुआ है उसको हम न्यू लॉ बोलेंगे। तो यहाँ पर ओल्ड लॉ में नोटिस जारी किए गए, जबकि नोटिस जारी होने चाहिए थे न्यू लॉ में, क्योंकि न्यू लॉ जो हमारा है वो 1 अप्रैल 2021 से इफेक्टिव हो चुका था। तो 1 अप्रैल 2021 से जब इफेक्टिव हो गया तो 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 30 जून 2021 तक जो नोटिस जारी किए गए उनमें ये झगड़ा उत्पन्न हुआ था। उसके संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किया। आगे देखते हैं। ये जो आदेश जारी हुआ वो आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत है, और ये रिलेटेड टू है सेक्शन 148A, यानी 148 में जारी की गई थी। और अब हम लोग बात करेंगे न्यू लॉ में क्या है 148A।
The implementation of the judgment of Honorable Supreme Court is required to be done in a uniform manner. किस मैनर में इसको लाना है? यूनिफॉर्म मैनर में लाना है, इसलिए इसको जारी किया गया। अब जो स्कोप ऑफ द जजमेंट है वो क्या है? जो स्कोप ऑफ द जजमेंट है ये आप जरूर ध्यान से देख लीजिए। क्यों? इसमें दिया टेकिंग इनटू अकाउंट द डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन वेरियस पैराग्राफ्स इट इज क्लैरिफाइड। क्या किया? इसमें इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया दैट द जजमेंट अप्लाइज टू ऑल cases where extended reassessment notices have been issued. This is irrespective of the fact whether such notice have been challenged or not. चाहे वो नोटिस चैलेंज किए गए हों या ना किए गए हों, ये सभी के ऊपर लागू होगा। तो इससे सभी को फायदा है, जो लोग कोर्ट गए और जो लोग कोर्ट नहीं गए। तो ये जजमेंट बहुत अच्छा है, इसमें सभी को फायदा दिया गया है। अब इन्होंने आगे बताया ऑपरेशन ऑफ द न्यू सेक्शन 149 ऑफ द एक्ट टू आइडेंटिफाई केसेस वेयर फ्रेश नोटिस अंडर सेक्शन 148 ऑफ द एक्ट कैन बी इशूड। तो अब क्या करना है? सेक्शन 148 में नया नोटिस यानी फ्रेश नोटिस इनको इशू करना पड़ेगा। विद द रिस्पेक्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ न्यू सेक्शन 149 of the act, the following may be seen. Honorable Supreme Court has held that the new law shall operate at all the defenses available to SAC. यानी अब यहाँ पर क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो न्यू लॉ है वो इफेक्टिव होगा और जो एसएसी है उसको वो सारे डिफेंसेस अवेलेबल होंगे सेक्शन 149 के अंतर्गत जो न्यू लॉ में दिए गए हैं। अब क्या है? नो नोटिस अंडर सेक्शन 148 शैल बी इश्यूड फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो 148 में अब कोई भी नया नोटिस नहीं इशू किया जाएगा, क्योंकि जो नया नोटिस इशू करना उसके लिए सिस्टम क्या है? इफ 3 years have elapsed, अगर 3 साल व्यतीत हो गए हैं तो उसको कोई भी नोटिस नहीं दिया जा सकता। दूसरी चीज है इफ 3 years बट नॉट मोर देन 10 years, यानी 3 साल, ये 3 साल से अधिक 10 साल तक के लिए। तो जो 10 साल तक के लिए है, 3 साल तक के लिए है और 10 साल तक के लिए, दोनों को हम लोग बात करेंगे 3 साल तक और 10 साल तक। तो देखिए यहां पर नीचे इन्होंने दिया हुआ 50 lakh rupees आर मोर फॉर दैट ईयर, यानी 50 लाख या 50 लाख से अधिक का अगर झगड़ा है, अगर डिस्प्यूट है, तो आपको 10 साल तक नोटिस दिया जा सकता है। लेकिन अगर आपका 50 लाख रुपए से कम का है तो उसके लिए नोटिस कब तक दिया जा सकता है? 3 साल तक। Provided that no notice under section 148 shall be issued at any time in a case for the relevant assessment day beginning on or before 1st day of April 2021. If such notice could not have been issued at that time on account of being beyond of the time limit specified under the provisions of class B of subsection 1 of this section, as they stood immediately before the commencement of the Finance Act 2021. तो 1 अप्रैल के बाद से आपका न्यू लॉ ही इफेक्टिव रहेगा। Honorable Supreme Court has upheld the view of High Court that the benefits of new law shall be made available in respect of proceedings relating to past assessment years. Decision of Honorable Supreme Court read with the time extension provided by TOLA will allow extended reassessment notices to travel back in time to their original date when such notices were to be issued, and then new section 149 of the acts to be applied at that point. तो न्यू सेक्शन 149 आपके ऊपर अप्लाई करेगा। अब देखिए बेस क्या है? बेस्ड ऑन above the extended reassessment notices are to be dealt with as under. तो इन नोटिसेज में कैसे डील करना है और उसका बेस क्या रखना है, इसके बारे में इन्होंने बताया है। असेसमेंट ईयर 2013, 14, 14, 15 एंड 15, 16। इसके लिए फ्रेश नोटिस अंडर सेक्शन 148 ऑफ द एक्ट कैन बी इशूड इन दीज केसेस। तो इन केसेस में क्या है कि फ्रेश नोटिस देनी पड़ेगी, और फ्रेश नोटिस देने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, और टाइम अगर है भी तो वो उन केसेस में है जिनमें 50 लाख से अबव का मामला बनता है। Assessment year 16, 17 and 17, 18 fresh notice under section 148 can be issued in these cases with the approval of the specified authority. तो 16, 17 और 17, 18 के लिए आप स्पेसिफाइड अथॉरिटी से अप्रूवल लेकर के नोटिस 148 का जारी कर सकते हैं। केसेस वेयर द असेसिंग ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन एंड मटेरियल रिप्लाइड अपॉन विद इन 30 डेज। अब देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसकी बात यहां से शुरू हो रही कि वो अप्लाई कैसे करेगा, क्या करना है। Honorable Supreme Court has directed the information and material is required to be provided in all cases within 30 days. तो जो भी केसेस में आप नोटिस दे चुके हैं उनका जो मटेरियल है वो आप एसएसी को 30 दिन के अंदर प्रोवाइड कराएंगे, और उसके बाद 15 दिन का समय
उसको उसका जवाब देने के लिए रहेगा। और अगर वो उससे ज्यादा समय चाहता है तो वो अगर एप्लीकेशन देगा तो उस पर गंभीरता से विचार करते हुए असेसिंग ऑफिसर और भी समय दे सकता है। प्रोसीजर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड बाय द असेसिंग ऑफिसर टू कंप्लाई विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के हिसाब से क्या उनको प्रोसीजर फॉलो करना है ये यहाँ पर बताया गया है। जैसा कि आगे हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस भी किया है, द एक्सटेंडेड रीअसेसमेंट नोटिसेज आर डीम्ड टू बी सो कॉज नोटिसेज अंडर क्लास बी ऑफ सेक्शन 148 ऑफ द एक्ट in accordance with the judgment of Honorable Supreme Court. Therefore, all requirements of new law prior to that so-called notices shall be deemed to have been compiled with. तो जो न्यू लॉ में है वो पूरा का पूरा आपको फॉलो अप करना है, लेकिन जो नोटिसेज इशू हो चुके हैं उनमें क्या करना है, विद इन 30 डेज यानी 2 जून 2022 तक असेसिंग ऑफिसर को अब जो नए लॉ में टाइम दिया गया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन दिया गया है, उसमें जो समय दिया गया है उसमें दिया गया 2 जून 2022 तक। तो 2 जून 2022 तक आप नोटिस इशू कर सकते हैं। उसके बाद 15 दिन का आप उसको जवाब देने के लिए समय देंगे और 15 दिन से अधिक के लिए भी आप उसको समय दे सकते हैं। इन व्यू of the observation of Honorable Supreme Court that all the defenses of the new law are available to the SAC, if SAC makes a request by making an application that more time to be given to him to file reply to the so-called notices, then such a request shall be considered. तो उसकी एप्लीकेशन पे विचार किया जाएगा। असेसिंग ऑफिसर ऑन मेरिट एंड टाइम में बी एक्सटेंडेड बाय द असेसिंग ऑफिसर एज प्रोवाइडेड इन क्लास बी ऑफ न्यू सेक्शन 148 ऑफ द एक्ट। तो इसके इस सेक्शन के आधार पर वो उसको समय और आगे भी दे सकता है और देगा। तो यहां पर इन्होंने पूरा बता दिया कि कैसे आपको करना है, और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बता दिया कि आपको ऑर्डर करना है और ऑर्डर करने के साथ साथ 148 की नोटिस देनी है। क्या बताया इन्होंने, इफ इट इज अ फिट केस टू इश्यू अ नोटिस अंडर सेक्शन 148 ऑफ द एक्ट, द असेसिंग ऑफिसर शैल सर्व on the SAC a notice under section 148 after obtaining the approval of the specified authority. कब? After the approval of specified authority under section 151 of the new law. The copy of the order passed under class D of section 148 of the act shall also be served with the notice under section 148. तो 148 की नोटिस देने के पहले आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि 2013-14, 14-15 और 15-16 के केसेस में अब नोटिस नहीं दी जा सकती है जब तक कि उसमें मामला 50 लाख से अधिक का इन्वॉल्व 50 लाख या 50 लाख से अधिक का इन्वॉल्व ना हो। तो इन 3 सालों की नोटिस से छोटे टैक्स पेयर जो हैं उनको विशेष लाभ होने वाला है, उनको अब नोटिस नहीं आ सकता है। और इसके बाद की जो नोटिस आनी है उसमें भी मटेरियल ऑफ फैक्ट असेसिंग ऑफिसर को देने पड़ेंगे। थैंक यू।